पिछले लेक्चर में अपन पढ़ चुके हैं कंप्यूटर की हिस्ट्री, कंप्यूटर की जनरेशन्स के बारे में, इम्पोर्टेंट इनोवेशंस एंड डिस्कवरीज। ठीक है, इस वीडियो में अपन पढ़ेंगे कंप्यूटर का बेसिक स्ट्रक्चर और कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम, किस तरीके से कंप्यूटर वर्क करता है, कंप्यूटर के यूनिट। और अगर अपन बात करें कंप्यूटर के यूनिट के बाद में ऑल इनपुट डिवाइसेस, जो कि अपने एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट होंगे। तो जैसे मैंने आपको बताया कंप्यूटर सिस्टम के बारे में अपन पढ़ेंगे, कंप्यूटर के ब्लॉक डायग्राम, कंप्यूटर का इनपुट डिवाइसेस, जितने भी इनपुट डिवाइसेस बन सकते हैं। इस वीडियो के देखने के बाद में आपको सारे क्वेश्चंस अपन अटेम्प्ट कर पाएंगे जो कि इम्पॉर्टेंट होंगे इनपुट डिवाइसेस से रिलेटेड। कंप्यूटर की अगर बात करें तो कंप्यूटर बेसिकली 3 यूनिट से मिलकर बना होता है। पहला अगर बात करें इनपुट यूनिट की, सेकंड अगर अपन बात करें तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको कंप्यूटर का ब्रेन भी अपन कहते हैं, जिसके अंदर अपन इनपुट जब देते हैं तो उसकी प्रोसेसिंग होती है और रिजल्ट जो अपन को मिलता है आउटपुट यूनिट्स के ऊपर अपन को मिलता है। अगर अपन बात करें इनपुट की तो इनपुट क्या होता है, देखिए इसके बारे में बात करते हैं। जब अपन कोई भी इंस्ट्रक्शंस या अपन कंप्यूटर के अंदर कोई डेटा फीड कर रहे हैं तो वो जाता है एज ए इनपुट, किसके अंदर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर, इनपुट डिवाइसेस के माध्यम से। अब ये इनपुट डिवाइसेस जो हो सकते हैं, जिस तरीके का अपन डेटा उसको सेंड करना चाहते हैं, उसके वर्किंग के आधार पे अलग अलग तरीके के होते हैं। मान लीजिए अगर आपको ऑडियो सेंड करनी है तो वहाँ पर माइक्रोफोन का यूज़ होगा। अगर आपको कुछ डेटा इंसर्ट कराना है तो वहाँ पर आप कीबोर्ड का यूज़ कर सकते हैं। जिस तरीके का आप डेटा डालना चाहते हैं उसके नेचर के अकॉर्डिंग इनपुट डिवाइसेस जो हो सकते हैं डिफरेंट हो सकते हैं। तो इस वीडियो में अपन सभी इनपुट डिवाइसेस जो इम्पॉर्टेंट होते हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग या जिनसे क्वेश्चंस बन सकते हैं उनके अपन यहाँ पर लेंगे। नेक्स्ट अगर अपन बात करें सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की, जो कि रेस्पॉन्सिबल होता है प्रोसेसिंग, जो अपन ने इनपुट उसको दी है तो उसकी प्रोसेसिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन रहता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और आफ्टर प्रोसेसिंग उसका रिजल्ट जो है वो आउटपुट डिवाइसेस को या फिर अगर उसको स्टोर करना है तो स्टोरेज यूनिट को वो भेज देता है। तो ये प्रोसेसिंग, ये 3 यूनिट से मिलकर एक कंप्यूटर सिस्टम जो है वो बनकर रेडी होता है। अब अगर अपन बात करें ब्लॉक डायग्राम की, तो कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम कुछ इस तरीके से होता है कि अपन इनपुट देते हैं इनपुट डिवाइसेस के माध्यम से और उसकी जो प्रोसेसिंग होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर होती है और आउटपुट अपन को मिलता है आउटपुट डिवाइसेस पे। तो आज अपन इसमें कंट्रोल यूनिट के बारे में समझेंगे, किस तरीके से कंट्रोल यूनिट वर्क करता है, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट क्या होती है और किस तरीके से अर्थमेटिकल ऑपरेशंस जो हैं वो किस यहाँ पर इस यूनिट के अंदर जाते हैं, और टोटल इनपुट डिवाइसेस के बारे में अपन यहाँ पर बात करेंगे। एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट वो होंगे। सबसे पहले इनपुट यूनिट की बात करें तो इनपुट यूनिट यूज़ आती है कंप्यूटर के अंदर डेटा को इंसर्ट करने के लिए या फिर उसको फीड करने के लिए। डिफरेंट टाइप ऑफ इनपुट डिवाइसेस वहाँ पर यूज़ आते हैं। इनके बेसिकली 3 फंक्शंस हो सकते हैं, मतलब 3 तरीके से अपन इसको यूज़ कर सकते हैं। पहला, अगर मान लीजिए आउटसाइड वर्ल्ड से अगर कोई डेटा इंसर्ट कराना हो फर्स्ट टाइम तो ये एज अ रीड करने के पर्पज़ से इनपुट डिवाइसेस वर्क करता है। दूसरा, अगर मान लीजिए कंप्यूटर के अंदर, दूसरा जो मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि कंप्यूटर के अंदर अब अपन हार्ड कॉपी को इंसर्ट तो कर नहीं सकते। मान लीजिए आप प्रिंटेड पेपर है वो कंप्यूटर के अंदर समझ नहीं सकता उसको, तो उसको एक कन्वर्ट किया जाता है वो किसी डिजिटल फॉर्मेट में, जिसको कंप्यूटर एक्सेप्ट कर सके उस फॉर्मेट में किया जाता है और फिर उसको जो कंप्यूटर के अंदर इंसर्ट किया जाता है एज अ डेटा। तो वो चीज़ पॉसिबल हो सकती है, वो कंप्यूटर में इनपुट डिवाइसेस के माध्यम से हो सकती है। तो ये जो मैंने एग्जांपल दिया, क्योंकि यहाँ पर स्कैनर भी जो होता है वो एक इनपुट डिवाइसेस ही होता है। वहाँ से जैसे अपन ने हार्ड कॉपी को स्कैन किया और स्कैनर ने उसकी डिजिटल फॉर्मेट बना दिया, क्योंकि कंप्यूटर उसको केवल डिजिटल ही समझ सकता है। तो यहाँ पर दूसरा जो फंक्शन अपन बात करें इनपुट डिवाइसेस की तो वह स्कैनर होता है। थर्ड की बात करें तो अगर मान लीजिए फर्दर प्रोसेसिंग के लिए अगर कोई इंसर्ट कराना है अपन को डेटा, मान लीजिए अपन ने बीच एग्जीक्यूशन में अपन से कुछ इंटरेक्ट करना चाहता है, यस और नो, तो अपन वाई दबाते हैं, नो के लिए एन दबाते हैं। तो बीच में इंटरेक्शन के लिए या कन्वर्टेड इंस्ट्रक्शंस को वो अपन से लेता है।
तो इस तरीके से थर्ड फंक्शन जो होता है वो कंप्यूटर का इनपुट डिवाइसेस यहाँ पर वर्क करते हैं। तो यहाँ पे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ही रेस्पॉन्सिबल रहती है कि जो कंप्यूटर के अंदर इंस्ट्रक्शंस अपन ने इनपुट डिवाइसेस के माध्यम से यहाँ पर दिए हैं उसकी जो प्रोसेसिंग हो और उसका रिज़ल्ट जो है अपन को डिज़ायर्ड रिज़ल्ट, ऐसा है डिज़ायर्ड रिज़ल्ट जो है वो आपको आउटपुट के रूप में यहाँ पर मिले। और बिना सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अपन को इसका रिज़ल्ट जो है वो नहीं मिल सकता, क्योंकि अपन इसको कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं। सारी प्रोसेसिंग जो होती है वो कंप्यूटर के इसी पार्ट के अंदर होती है जिससे वो बना हुआ होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसके अंदर आते हैं कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट और मेमोरी यूनिट। अब इनकी बात करते हैं किस तरीके से वर्क करता है। तो अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट की बात करें, अगर मान लीजिए कोई इंस्ट्रक्शन अपन ने दिए और उसका रिलेशन जो है ऐसी कैलकुलेशन से है जो कि अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करे, या तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन इस तरीके का हो, जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन हो या फिर लॉजिकल कैलकुलेशन हो, तो वो कंप्यूटर भेज देता है, कंट्रोल यूनिट उसे भेज देता है अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट के पास में। और जैसे कि अगर अपन बात करें कंट्रोल यूनिट की, तो यही रेस्पॉन्सिबल होता है इंस्ट्रक्शंस को कि वेरियस कंपोनेंट्स को भेजने के लिए, मेमोरी के अंदर से डेटा को इंटरप्रिटेशन करने के लिए या चेंज करने के लिए, सिग्नल को एक्टिवेट करने के लिए। तो कंट्रोल यूनिट कह सकते हैं कि एक मॉनिटर की तरह काम करता है कि अगर कोई डेटा आए तो वह कहाँ पर जाए, और इंटरप्रिटेशन उसका, चेंजेस या सिग्नल एक्टिवेशन, ये सब चीज़ काम करता है। कोऑर्डिनेशन का काम करता है इनपुट आउटपुट मेमोरी में और सब यूनिट के अंदर जितने भी अदर यूनिट्स हैं उनको इनपुट आउटपुट यूनिट से कोऑर्डिनेट करना, इंस्ट्रक्शंस को फ्लो करना, वो सब चीज़ रेस्पॉन्सिबल एज अ मॉनिटर किस में रहती है, वो किसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, वो रहती है कंट्रोल यूनिट की रेस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट अगर बात करें मेमोरी यूनिट की, तो मेमोरी यूनिट यूज़ आती है डेटा स्टोरेज के लिए। डेटा अगर अपन बात करें इंस्ट्रक्शंस को बिफोर एंड आफ्टर प्रोसेसिंग, मान लीजिए कुछ ऐसा डेटा है कि बाद में उसको मेन मेमोरी की बात करें तो अपन ने इंसर्ट तो करा लिया इनपुट डिवाइसेस के थ्रू, और फिर उसके बाद में उसकी आवश्यकता पड़ी कि उसकी प्रोसेसिंग हो गई और उसको जो रिज़ल्ट है वो कहीं दूसरी प्रोसेसिंग में काम आएगा, तो कंट्रोल यूनिट उसको क्या करेगा कि वो स्टोर करने के लिए भेज देगा मेमोरी यूनिट के पास में। मेमोरी यूनिट फर्दर उसको आवश्यकता पड़ी तो मेमोरी यूनिट से उसको फैच कर लेगा कौन, कंट्रोल यूनिट। और फिर मान लीजिए अगर कोई कैलकुलेशंस करनी होती है तो वो उसको प्रोसेस करके और फिर वो आगे आउटपुट डिवाइसेस पे वो एज अ रिज़ल्ट उसको भेज देगा। तो इस तरीके से सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के 3 कंपोनेंट जो होते हैं, मेनली अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, कंट्रोल यूनिट और मेमोरी यूनिट जो है वो वर्क करते हैं। अगर बात की जाए मेमोरी यूनिट में, तो अपन 2 तरीके की मेन मेमोरीज़ को अपन पढ़ते हैं। पहला प्राइमरी मेमोरी, जिसको अपन इंटरनल मेमोरी भी कह देते हैं कंप्यूटर की, और दूसरी अगर अपन बात करें तो वो सेकेंडरी मेमोरी होती है, जिसको ऑक्सिलरी मेमोरी भी कह सकते हैं अपन। तो सेकेंडरी मेमोरी और प्राइमरी मेमोरी दोनों मेन यूनिट होती है मेमोरी की कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर। अब देखिए इनपुट डिवाइसेस की अगर अपन बात कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर जितनी भी अपन ने इनपुट प्रोवाइड करी है वो किसी न किसी डिवाइसेस के माध्यम से की है, तो डिफरेंट इनपुट डिवाइसेस जो होते हैं वो अवेलेबल होते हैं। ये क्या होते हैं, ये पीस ऑफ हार्डवेयर इक्विपमेंट्स होते हैं जिनको अपन टच कर सकते हैं, इनका फिजिकल स्वरूप होता है, इनको अपन यूज़ करके कंप्यूटर के अंदर डेटा और कंट्रोल सिग्नल्स को प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर के अंदर इनपुट डिवाइसेस को अपन कहें तो डेटा और कंट्रोल सिग्नल्स को भेजने के लिए या कंप्यूटर को इंटरेक्ट करने के लिए डिवाइसेस के माध्यम से ही इंटरेक्ट किया जा सकता है उस कंप्यूटर को, तो इनपुट डिवाइसेस वहाँ पर वो काम में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो कुछ एग्जांपल बात करें कंप्यूटर में इनपुट डिवाइसेस की, तो आप कीबोर्ड देख सकते हैं, पॉइंटिंग डिवाइस देख सकते हैं। पॉइंटिंग डिवाइस देखिए, ये है माउस है, ट्रैक बॉल है, ये पॉइंटिंग डिवाइस आते हैं। तो इस तरीके से जिसके अंदर मान लीजिए बॉल जो है जो रोल हो रही है तो रोलिंग बेल के अकॉर्डिंग, और दूसरा टचिंग सरफेस, टचिंग ए सरफेस को टच करने के माध्यम से अपन 2 तरीके से पॉइंटिंग डिवाइसेस के रूप में इनको पढ़ते हैं। तो पहला इनपुट डिवाइस हो गया कीबोर्ड, अपन जितने भी कीबोर्ड्स होंगे डिफरेंट कीबोर्ड्स उनके बारे में पढ़ेंगे। और जो ये आते हैं माउस, ट्रैक बॉल हो गया, टच पैड हो गया, ग्राफिक टैबलेट हो गया, ये किन के अंदर आते हैं, इनको अपन कंप्यूटर के अंदर बोलते हैं पॉइंटिंग डिवाइसेस। अब पॉइंटिंग डिवाइसेस भी 2 तरीके के हो सकते हैं, एक तो रोलिंग बॉल के अकॉर्डिंग,
रोलिंग बेल, और अगर अपन बात करें दूसरा किसी को टच करने के बाद माध्यम से एज ए इनपुट अपन दे रहे हैं सिस्टम को, तो वो टचिंग सरफेस के अकॉर्डिंग अपन उसको ये जो आते हैं जैसे टच पैड हो गया, ग्राफिक्स टैबलेट हो गया, टच स्क्रीन हो गया, लाइट पेन और स्टाइलस जो होते हैं, ये टचिंग सरफेस के अपन कैटेगरी में इसको रखते हैं। तो पॉइंटिंग डिवाइस के अंदर आते हैं ये 2 कैटेगरी, ठीक है। तो अपन सबसे पहले यहाँ पर कीबोर्ड की बात कर लेते हैं कि जैसे मैंने आपको इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज़ की वीडियो के अंदर बताया था कि कीबोर्ड का जो इन्वेंशन हुआ था क्रिस्टोफर लेथम शोलेस के अंदर, इन्होंने ये कीबोर्ड का जो है वो इन्वेंशन किया था। अब अपन इसको किस तरीके से समझते हैं कि कीबोर्ड का इन्वेंशन जो किया क्रिस्टोफर लेथम शोलेस ने किया। अब ये जो है वो टाइपराइटर के समकक्ष था पहले, टाइपराइटर के साथ में कुछ एडिशनल कीज़ भी इसके अंदर थी, तो इसको अपन बोलते हैं यहाँ पर कीबोर्ड। देखिए आप इसका स्वरूप देख सकते हैं, कीबोर्ड के अंदर डिफरेंट कीज़ होती हैं, उनके बारे में मैं आपको बताता हूँ। टाइपराइटर कीज़ को आप यहाँ से देख सकते हैं, ये जो हैं मेनली टाइपराइटर के अंदर कीज़ ये पाई जाती हैं। अगर अपन सिस्टम कीज़ की बात करें, जैसे यहाँ पे विंडोज़ का बटन होता है, अगर आपके पास माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ है या मैक है तो यहाँ पे मैक का एप्पल का लोगो होता है। तो इस तरीके से अगर अपन बात करें तो एप्लीकेशन कीज़ की बात करें यहाँ पर, तो एप्लीकेशन में मान लीजिए यहाँ पर जो एप्लीकेशन में राइट क्लिक का एक बटन होता है उस तरीके से वहाँ पर वर्क करता है, ठीक है। और अगर फंक्शन कीज़ की बात करें तो F1 से लेके और F12 तक ये जो फंक्शन कीज़ यहाँ पर होती है। और न्यूमेरिकल कीपैड की बात करें तो यहाँ से ये न्यूमेरिकल कीपैड आप देख सकते हैं। कर्सर कंट्रोल जिसके अंदर अपन मूवमेंट का काम करें, लेफ़्ट राइट और अप एंड डाउन, ये सब चीज़ें कर्सर को कंट्रोल करने के लिए कर्सर कंट्रोल कीज़ भी होती है और एंटर कीज़ भी अपन होती है, जो कि 2 होती है, एक तो ये रही और सेकंड अगर अपन बात करें न्यूमेरिकल वाले पे तो दूसरी वाली ये। तो इस तरीके से अगर अपन बात करें तो कीबोर्ड का जो आज अपन स्वरूप देखते हैं वो इस तरीके का होता है, जिसको अपन नॉर्मल कीबोर्ड बोलते हैं। कीबोर्ड की अगर अपन बात करें तो इसमें डिफरेंट टाइप्स अपन पढ़ते हैं, लेआउट के बेसिस पे भी अपन पढ़ते हैं। और कीबोर्ड को नॉर्मल अगर अपन बात करें तो स्टैंडर्ड कीबोर्ड मैंने आपको यहाँ पर जो बताया है ये एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड है, ठीक है। दूसरा अगर अपन बात करें तो कीबोर्ड का दूसरा टाइप है लैपटॉप वाला कीबोर्ड, जिसके अंदर कीज़ जो होती है वो पतली होती है, स्पेस कम ऑक्यूपाई करती है और अगर अपन बात करें तो उसके अंदर कम कीज़ यहाँ पर होती है, ठीक है। तो गेमिंग और मल्टीमीडिया कीबोर्ड, उसके अंदर कुछ लाइटिंग इफेक्ट होता है, अदर शॉर्टकट कीज़ होती हैं, थंब साइज का कीबोर्ड, ठीक है, फोल्डेबल कीबोर्ड, वर्चुअल कीबोर्ड, इस तरीके से डिफरेंट टाइप्स होते हैं कीबोर्ड के। आज सब इनके बारे में अपन सबके बारे में चर्चा करेंगे। अगर लेआउट बात करें किस तरीके के उसके की का स्ट्रक्चर है तो क्वार्टी कीबोर्ड हो गया, ये ज़्यादातर पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। सबसे पहले अगर अपन बात करें स्टैंडर्ड कीबोर्ड की तो स्टैंडर्ड कीबोर्ड में आपसे पूछ सकता है कितनी कीज़ होती हैं, तो 101 कीज़ यहाँ पर टोटल होती है। ये अगर अपन बात करें इस तरीके का जो कंप्यूटर के अंदर डेस्कटॉप कंप्यूटर्स के अंदर यूज़ आता था, उससे अगर अपन बोलें तो इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड कीबोर्ड। कीज़ की संख्या पूछी जा सकती है, 101 कीज़ होती है यूएस ट्रेडिशनल कीबोर्ड की। और अगर अपन विंडोज़ की बात करें तो मैक्सिमम 104 कीज़ यहाँ पर होती हैं, जिसके अंदर कीबोर्ड के अंदर कौन कौन सी होती हैं, जैसे कि फंक्शन कीज़ भी होती हैं जो कि 1 से लेके F1 से लेके F12 तक, और एप्लीकेशन की यहाँ पर जो राइट क्लिक का ऑप्शन आता है वह उसकी बात कर रहे हैं। और अगर अपन बात करें सिस्टम कीज़ की, जो यहाँ पर अगर विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है तो विंडोज़ का साइन आता है उसकी बात करें। टाइपराइटर की जिसके अंदर टाइपराइटर के फंक्शन जैसे कि अल्फ़ाबेट्स वगैरह होते हैं। और अगर न्यूमेरिक की जो राइट साइड में यहाँ पर है, कर्सर की जिससे मूवमेंट कंट्रोल किए जा सकते हैं, एंटर की जो 2 होती है, और अदर कीज़ जिसके अंदर प्रिंट स्क्रीन हो गया, स्क्रॉल लॉक हो गया, जैसे होम, ये एंड वगैरह, ये सब चीज़ें यहाँ पर आती हैं। ये जो है वो स्टैंडर्ड कीबोर्ड का है जिसके अंदर टोटल कीज़ होती हैं 101 यूएस ट्रेडिशनल कीबोर्ड की। दूसरी अगर अपन बात करें लैपटॉप का कीबोर्ड, ये इस तरीके से होता है। अब देखिए यहाँ पर जिस तरीके से नॉर्मल स्टैंडर्ड कीबोर्ड होता है तो यहाँ पर न्यूमेरिकल की होती है, एक एंटर का बटन होता है, बट इसके अंदर लैपटॉप की साइज़ कम होने की वजह से, क्योंकि लैपटॉप पोर्टेबल होता है, तो यहाँ पर अपन ने जो इसका लेआउट है वो क्वार्टी लेआउट के ऊपर बेस्ड होता है लैपटॉप का। इसके अंदर स्पेस कम होता है और फ्यूअर बटन्स यहाँ पर होते हैं। तो ये दूसरे टाइप का कीबोर्ड होता है लैपटॉप का कीबोर्ड। थर्ड अगर अपन बात करें गेमिंग कीबोर्ड, तो इसके अंदर मल्टीमीडिया के फंक्शंस होते हैं, डिफरेंट लाइटिंग इफेक्ट को यहाँ पर अपन इसमें बता देते हैं, क्योंकि गेमिंग जो है वो गेमिंग कीबोर्ड के अंदर ज़्यादा लाइटिंग हो रही है, नॉर्मल कीबोर्ड से डिफरेंट होता है, इसलिए यहाँ पर ये एक्सपेंसिव होता है। इसके अंदर बहुत सारी शॉर्टकट कीज़ होती हैं, ठीक है। थंब साइज़ का कीबोर्ड, ये आप यहाँ देख सकते हैं, एक मतलब जो एक थंब साइज़ का कीबोर्ड कंप्यूटर के अंदर
तो यूज़ नहीं आता। जैसे कि PDA हो गया, स्मार्टफोन के अंदर जो कीबोर्ड आते हैं, ठीक है, उसको अपन बोलते हैं एक्सटर्नल कीबोर्ड लगाया जाता है। ये स्मॉल साइज़ का होता है, लिमिटेड वर्क स्पेस के लिए ये कीबोर्ड यूज़ आता है, इसको बोलते हैं थंब साइज़ का कीबोर्ड। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो फोल्डिंग कीबोर्ड भी आता है, जिसको रोल एंड अनरोल किया जा सकता है कि जब उसकी आवश्यकता पड़े। इस तरीके से रबर का होता है, लचीला होता है इसको, और गुड फॉर ट्रैवलिंग ये होता है। तो कीबोर्ड का एक नया अगर अपन बात करें टाइप, तो यहाँ फोल्डेबल कीबोर्ड। नेक्स्ट अपन बात करें तो आजकल देखिए जो टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, इससे अपन वर्चुअल कीबोर्ड भी आ गया है। यहाँ पर एक सॉफ्टवेयर के माध्यम से एक हार्डवेयर डिवाइस को यूज़ करते हुए यहाँ पर जो कीबोर्ड यहाँ पर दिख रहा है, जब अपन यहाँ पर टच करेंगे तो इसके अंदर जो सॉफ्टवेयर है वो पर्टिकुलर एरिया को सेंस करके यहाँ पर एज ए इनपुट वो ले लेगा और भेज देगा किसको, सिस्टम को। तो सिमुलेटेड ए सॉफ्टवेयर, इस सॉफ्टवेयर से ये वर्किंग इसकी होती है। तो वर्चुअल कीबोर्ड भी एक होता है। अगर अपन, जैसे मैंने आपको बताया था कि कीबोर्ड को इस तरीके से टाइप ऑफ कीबोर्ड यहाँ पर दो तरीके से अपन पढ़ते हैं, लेआउट के अकॉर्डिंग, और अगर अपन बात करें तो कीज़ और फिजिकल पर्पज़ के अकॉर्डिंग बात करें तो पर्पज़ में लैपटॉप का कीबोर्ड हो गया, गेमिंग कीबोर्ड हो गया, थंब साइज हो गया, फोल्डेबल वर्चुअल कीबोर्ड हो गया, इस तरीके से। नेक्स्ट अगर अपन बात करें यहाँ पर लेआउट के अकॉर्डिंग, किस तरीके का उसका लेआउट है, कीज़ का अरेंजमेंट है, मान लीजिए की का अरेंजमेंट के स्ट्रक्चर के आधार पर अपन यहाँ पर इसको बांटते हैं। तो क्वार्टी कीबोर्ड की बात करें तो ये कॉमन होता है, जिस तरीके से मैंने आपको बताया। क्वार्टी लेआउट वाज डिज़ाइंड एंड क्रिएटेड अर्ली 1870 बाय क्रिस्टोफर लेथम शोलेस ने बनाया था इसको। जो ये क्रिस्टोफर लेथम शोलेस है, ये थे एक न्यूज़पेपर के एक एडिटर थे जो कि केनोशिया में रहते थे, और ये जो हैं वो 1870 के अंदर क्रिस्टोफर लेथम शोलेस ने नॉर्मल क्वार्टी लेआउट वाला स्ट्रक्चर वाला कीबोर्ड बनाया। अब यहाँ पर क्वार्टी की जगह जेड है यहाँ पर, तो जेड से आप ये आ सकते हैं कि ये जर्मनी और हंगरी और चेक रिपब्लिक में इस तरीके से कीबोर्ड ये यूज़ आते हैं। और यहाँ पर वाई की जगह यहाँ पर क्या है, जेड है। तो दूसरा लेआउट के बेस पे अगर अपन बात करें तो दूसरा कीबोर्ड होता है, तो ये है QWERTZ। तो यहाँ वाई के स्थान पर केवल क्या है, जेड है, और आप यहाँ देख सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो AZERTY, ये फ्रेंच स्पीकर जो होते हैं यूरोप के अंदर बेस्ड, तो उनके लिए देखिए आप यहाँ पे AZERTY इस तरीके का कीबोर्ड होता है। तो ये भी एक लेआउट बेस्ड कीबोर्ड है, जहाँ पे अरेंजमेंट जो है वो अपने कीबोर्ड से ये डिफरेंट होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि लेआउट के अकॉर्डिंग भी इस तरीके के कीबोर्ड्स जो होते हैं वो मार्केट में अवेलेबल होते हैं। DVORA के डेवरा कंप्यूटर के कीबोर्ड अगर अपन बात करें यहाँ पर, तो इस तरीके का होता है। इसके अंदर अल्टरनेटिव अगर अपन इसको कह सकते हैं कि कीबोर्ड के जो अपन क्वार्टी कीबोर्ड है उसका एक अल्टरनेटिव कह सकते हैं। इसके अंदर जो लेस फिंगर मोशन होता है, फिंगर का जो मूवमेंट होता है वो कम होता है, तो इस तरीके से अपन कह सकते हैं इसको। अब मैं आपको बताता हूँ, देखिए जो की के टाइप जो कीबोर्ड होते हैं उनकी की के अकॉर्डिंग उनके कुछ की टाइप होते हैं, जैसे कि अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़ होती है जो कि A to Z और 0 to 9 जो होती है उनको अपन अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़ बोलते हैं। पंक्चुएशंस के हिसाब से जैसे कि अपन ने कॉमा हो गया, ठीक है, और यहाँ पर सेमी कॉलन हो गया, ये सब चीज़ें आती हैं किसमें, पंक्चुएशन की कीज़ में। तो पंक्चुएशन की आप देख सकते हैं यहाँ पर 5 होती है। मॉडिफायर की बात करें जिसके अंदर मान लीजिए कुछ मॉडिफाई करना है, ठीक है, तो वो शिफ्ट हो गया, शिफ्ट कंट्रोल स्पेस बार एंटर और अल्ट जो है ये मॉडिफायर कीज़ के अंदर आते हैं। नेविगेशन की बात करें तो एरो जो अपन अप एंड डाउन के लिए यूज़ आते हैं। नेविगेट करना मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर जाना, नेविगेशन बोलते हैं उसको। तो नेविगेशन की कीज़ हैं एरो, जिसके अंदर अपन ऊपर जाना होगा तो अप साइड वाला इंसर्ट प्रेस करते हैं, और होम पे जाएंगे तो वो शिफ्ट करके बिल्कुल, अगर अपन बात करें यहाँ पर टेबल है, टेबल में अपन मान लीजिए इस वाली रो पे हैं, इस वाली पे, ठीक है, और अपन को होम पे जाना है तो वो यहाँ पर शिफ्ट कर देगा, नेविगेट कर देगा अपन को। तो इस तरीके से अपन कह सकते हैं कि होम और पेज अप इस तरीके की जो कीज़ होती है वो नेविगेशन कीज़ अपन कहते हैं। सिस्टम की कमांड की जैसे प्रिंट स्क्रीन हो गया, एस्केप हो गया। एस्केप जो होता है बैक तो बंद करने के अंदर, प्रिंट स्क्रीन जो स्क्रीन पे जो भी होगा उसको प्रिंट करने के लिए सिस्टम की कमांड्स होती हैं जो इंसर्ट की जाती हैं एक कीज़ के अकॉर्डिंग, एक कीज़ के अंदर। सॉरी, F1 की बात करें या स्टार्ट की बात करें तो ये सब चीज़ें कमांड होती है कौन सी, सिस्टम कमांड। फंक्शन कीज़ की मैंने आपको बता ही दिया कि F1 से F12 तक ये फंक्शन कीज़ होती हैं। अब देखिए जैसे कि अपन कीबोर्ड पढ़ रहे हैं, कोई सा भी ऐसा टॉपिक जो अपन को लगे कि क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो मैं आपको यहाँ पर कोई स्किप नहीं करूँगा। जैसे कि कीबोर्ड के शॉर्टकट्स भी मैं आपको यहाँ पर क्लियर कराता चाहूँगा। Alt+F की बात करें तो यहाँ पर
फाइल मेन्यू ऑप्शंस जो है करंट प्रोग्राम के, जिस भी प्रोग्राम को आप यूज़ कर रहे हैं उसके करंट प्रोग्राम के फाइल के जितने भी मेन्यू ऑप्शंस हैं वो उसको इंसर्ट कर देगा। अल्ट ई की बात करें तो एडिट ऑप्शन, करंट प्रोग्राम के जो भी अपन प्रोग्राम यूज़ कर रहे हैं उसका एडिट का जो मेनूज़ है उसको वो खोल देगा। और अगर अपन बात करें F1 की तो ये हेल्प के लिए यूज़ आता है, F1 की कमांड, F1 का शॉर्टकट सॉरी कीबोर्ड का। और कंट्रोल ए की अगर अपन बात करें सेलेक्ट ऑल टेक्स्ट, कंट्रोल ए से सभी टेक्स्ट को वहाँ पर सेलेक्ट किया जा सकता है। कंट्रोल एक्स की बात करें तो ये कट कमांड के लिए यूज़ आता है। और अपन बात करें शिफ्ट डिलीट की तो कट सेलेक्टेड आइटम। अब ये शिफ्ट डिलीट जो है जो अपन ने कंट्रोल ए से अगर मान लीजिए सबको सेलेक्ट किया है फिर शिफ्ट प्लस डिलीट दबाया है तो कट सेलेक्टेड आइटम ये कर लेगा, ठीक है। कंट्रोल सी की बात करें कॉपी के लिए, कंट्रोल इंसर्ट की बात करें तो कॉपी सेलेक्टेड आइटम्स को यहाँ पर ये कर लेगा। कंट्रोल वी की बात करें तो पेस्ट के लिए यूज़ आता है। कंट्रोल इंसर्ट की बात करें तो भी ये पेस्ट के लिए यूज़ आता है। कंट्रोल पी की बात करें तो प्रिंट के लिए। होम का बटन अपन को नेविगेट कर देगा करंट लाइन के बिगिनिंग में। अगर मान लीजिए लाइन, अगर ये लाइन है अपन यहाँ पे हैं, इस वाली लाइन पे अपना कर्सर है तो अगर होम दबाएंगे तो वो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। और कंट्रोल प्लस होम की बात करें तो बिगिनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट, कंट्रोल प्लस बिग होम में ये स्टार्टिंग में डॉक्यूमेंट के स्टार्टिंग में वो आ जाता है। एंड की बात करें तो करंट लाइन के एंड में चल जाएगा, कंट्रोल एंड में डॉक्यूमेंट के एंड में वो चले जाएगा। देखिए आप करके देखिएगा, किसी भी एक्सेल फॉर्मेट में आप एक्सेल शीट को खोल लीजिएगा, वहाँ पे आप इन कमांड्स को एक बार चेक कर सकते हैं। शिफ्ट की बात करें, शिफ्ट प्लस होम की तो हाईलाइट करता है ये फ्रॉम करंट पोजीशन टू बिगिनिंग ऑफ द लाइट। अब ये शिफ्ट प्लस होम की बात करेंगे तो जहाँ पे मान लीजिए अपन यहाँ पे हैं और शिफ्ट प्लस होम की बात करेंगे तो यहाँ सबको है ना ये हाईलाइट कर देगा। और शिफ्ट प्लस एंड की बात करें तो ये हाईलाइट कर देगा एंड तक। अगर मान लीजिए आपका कर्सर यहाँ पे है और शिफ्ट प्लस एंड किया तो ये सभी को क्या कर देगा, लास्ट लाइन तक हाईलाइट कर देगा इस तरीके। कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो में ये मूव कर देगा वन वर्ड लेफ्ट। अगर मान लीजिए आपका कंट्रोल यहाँ पे है, यहाँ पे है आपका कर्सर और कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो दबाया तो आपका कर्सर आ जाएगा यहाँ पे कॉपी के लेफ्ट में। और अगर अपन बात करें कंट्रोल राइट में तो जिस तरीके से लेफ्ट में मूव किया है आपका कर्सर, अगर मान लीजिए यहाँ पे है फाइल मेनू के एम पे तो यहाँ पे आ जाएगा वो कर्सर। इस तरीके से ये कुछ शॉर्टकट कीज़ हैं, ये इनको आप एक बार चेक करके जाइएगा एग्ज़ाम से पहले। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कीबोर्ड के बाद में पॉइंटिंग डिवाइस के बारे में अपन बात कर लेते हैं, जिसके अंदर आते हैं ये माउस आ गया, टच पैड हो गया, ग्राफिक टैबलेट हो गया, जॉयस्टिक, गेम पैड, ये सभी जो आते हैं वो पॉइंटिंग डिवाइस के अंदर आते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, हार्डवेयर जो हैं ये हार्डवेयर इनपुट डिवाइसेस हैं। किसके लिए यूज़ आते हैं, टू सेलेक्ट आइटम्स ऑन ए डिस्प्ले स्क्रीन। इनके दो टाइप होते हैं, अगर रोलिंग ए बेल जिसके अपन को किसी बेल को रोल करना है, घुमाना है, उसके रोलिंग के पर्पज़ से, ठीक है। और नेक्स्ट अपन बात करें टच करने के उद्देश्य से, पॉइंट करने के उद्देश्य से पॉइंटिंग डिवाइसेस यहाँ पर अपन टच पैड, ग्राफिक्स टैबलेट, टच स्क्रीन और लाइट पेन को यहाँ पर पढ़ते हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट बात करते हैं बेस्ड ऑन मूविंग स्टिक्स। अब यह जॉय स्टिक हो गया और गेम पैड की बात करें तो ये मूविंग स्टिक के रूप में यहाँ पर इसको अपन पढ़ते हैं। सबसे पहले बेस्ड ऑन रोलिंग ए बेल की बात करें तो माउस की बात करें तो कंट्रोल मूवमेंट ऑफ कर्सर जो होता है, अगर अपन बात करें माउस में इस तरीके की, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कर्सर क्या होता है, तो कर्सर इस तरीके का आइकन होता है जो अपन मूव करते हैं। अगर अपन बात करें पॉइंटेड जो रहता है जिससे अपन एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे जा सकते हैं, कंप्यूटर में माउस के सेंस में उसको कर्सर बोलते हैं, जो कि कंट्रोल करता है मूवमेंट ऑफ कर्सर। यहाँ पे कर्सर के मूवमेंट को जो कंट्रोल करता है उसको अपन बोलते हैं माउस। इसको इन्वेंट किया गया था डगलस एंजलबर्ट ने। माउस का इन्वेंशन किसने किया था, डगलस एंजलबर्ट ने, ठीक है। और ये यूज़ आता है बेसिकली ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस वाले सिस्टम में इंटरैक्ट करने के लिए, ठीक है। कर्सर के हेल्प से अपन क्लिक कर सकते हैं। अगर मान लीजिए चेक बॉक्स होता तो अपन यहाँ पे क्लिक करके चेक बॉक्स को चेक कर सकते थे। और ये जो है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के माध्यम से अपन यहाँ पे चेक किया तो वो इंटरेक्ट हुआ है किससे, सिस्टम से, ठीक है। तो ये जो माउस जो है डगलस एंजलबर्ट ने डिज़ाइन किया गया, इन्होंने इन्वेंट किया। और ये दो तरीके के होते हैं बेसिकली, एक तो मैकेनिकल जिसके अंदर नीचे अपन देखते थे एक गोल बॉल की तरह होती थी जिसको मूवमेंट करने पर वो माउस का कर्सर इधर उधर मूव करता था। मैं आपको इमेज की हेल्प से ये चीज़ें बताऊंगा। दूसरा ऑप्टिकल माउस जो होता है जिसके अंदर लेज़र निकलती है, लेज़र से उसका मूवमेंट का मेज़रमेंट होता है।
तो बेसिकली दो तरीके के माउस होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, मैकेनिकल जिसके अंदर रबर और मेटल की बॉल होती है, टू अंडरस्टैंडिंग रोलिंग डायरेक्शन, इस तरीके की ये बॉल थी। आपने पहले के माउस कभी यूज़ किए हों तो आप देख लीजिएगा यहाँ पर ये मूव, अगर मान लीजिए राइट साइड में मूव हो रहा है तो कर्सर जो है यहाँ से यहाँ पे मूव करेगा, आगे जा रहा है तो यहाँ पे मूव करेगा, पीछे जा रहा है तो इस तरीके से ये कर्सर जो है वो मूव करेगा। और ऑप्टिकल की बात करें, ऑप्टिकल का मतलब होता है जिसमें लेज़र बीम निकले, ठीक है, लेज़र की बीम निकलेगी और ये बीम जो है अगर लेफ़्ट में जाएगा, ये मूव करेंगे तो इस तरीके से कर्सर पे ये इफेक्ट डालेंगे। तो ये माउस जो होते हैं बेसिकली दो टाइप के होते हैं, मैकेनिकल जिसके अंदर रबर की बॉल रहती है, ऑप्टिकल जिसके अंदर लेज़र से डिटेक्ट होते हैं माउस के मूवमेंट। देखिए, ट्रैक बॉल का इन्वेंशन किन्होंने किया था? टॉम क्रिस्टॉन एंड फ्रेड लॉन्गस्टाफ ने 1952 के अंदर ट्रैक बॉल का इन्वेंशन हुआ था। ये एक इनपुट डिवाइस होता है जिसके अंदर ये बॉल को मूवमेंट अपन करते हैं। आज के टाइम पे इस तरीके से है, पहले जो है वो बॉल इस तरीके से आती थी जिसके अंदर यहाँ पर ये मूवमेंट आप देख सकते हैं, जो इस तरीके से यहाँ पर ये डिवाइसेस लगे हुए हैं। तो पहले जो इन्वेंशन हुआ था, इसके इन्वेंशन किन्होंने किया था? टॉम क्रिस्टॉन ने और फ्रेड लॉन्गस्टाफ ने। नेक्स्ट बात करते हैं टच पैड की। तो जो जैसे कि आप लैपटॉप यूज़ करते हैं तो लैपटॉप के अंदर जो यहाँ पर देखते हैं इस तरीके का जिससे कर्सर मूवमेंट होता है तो उसको अपन बोलते हैं टच पैड, ठीक है। ये लैपटॉप के अंदर टच पैड का यूज़ होता है। जो स्मॉल पोर्टेबल डिवाइसेस होते हैं उसके अंदर टच पैड का यूज़ होता है। एज ए कर्सर, एज ए माउस वो वहाँ पर वर्क करता है। अब इसको इन्वेंट किया गया, किसने किया गया था? इनका नाम था जॉर्ज, ठीक है। तो आप इस तरीके से यहाँ पर देख सकते हैं टच पैड इस तरीके का इनपुट डिवाइस जो है वो होता है पॉइंटिंग बेस्ड। ग्राफिक्स टैबलेट की अगर अपन बात करें तो इट इज़ ए इनपुट डिवाइस दैट अलाउ वन टू ड्रॉ इमेज और ग्राफिक्स सिमिलर वे द वन ड्रॉज इमेजेस एंड पेन एंड पेपर विद पेन एंड पेपर। तो जिस तरीके से अपन पेन एंड पेपर से अपन कुछ ड्रॉ करते हैं उसी तरीके से ग्राफिक्स टैबलेट की हेल्प से अपन कंप्यूटर की स्क्रीन पर कुछ भी जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं। इसको अदर नेम से भी जाना जा सकता है, जिसके लिए डिजिटलाइज़र हो गया, डिजिटाइज़र टैबलेट हो गया, ग्राफिक्स पैड हो गया, ग्राफिक्स टैबलेट हो गया। इस नाम से ग्राफिक्स टैबलेट को जाना जाता है। ये एक इनपुट डिवाइस है बेसिकली। तो इस देखो, इनसे क्वेश्चन जो बन सकेंगे, वैसे चांसेस तो कम ही हैं इस तरीके के क्वेश्चन पूछने का, बट फिर भी आपसे क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा सकता है? इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है या आउटपुट डिवाइस नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए कि इनपुट डिवाइसेस कौन कौन से होते हैं। और मैं यहाँ इमेज के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मतलब याद रहे। अब अपन बात करते हैं टच स्क्रीन की। एक टच स्क्रीन जो होती है वो इलेक्ट्रॉनिक विजुअल डिस्प्ले होती है जो कि डिटेक्ट करती है प्रेजेंस और लोकेशन ऑफ टच विद इन द डिस्प्ले। अगर मान लीजिए यहाँ पर इस डिस्प्ले के यहाँ पर अपने टच किया है तो टच स्क्रीन इसकी लोकेशन के हिसाब से इसको मेज़र कर लेगी कि यहाँ पर ये टच हुआ है। और इसके अंदर कुछ हार्डवेयर भी यूज़ होता है, जैसे कि अपन बात करें आजकल मोबाइल में अपन देखे हैं तो डिस्प्लेज भी उसी तरीके की आती हैं, ठीक है। सेंसर्स वगैरह वहाँ पे लगे होते हैं, ठीक है। तो उस तरीके से प्रोग्राम जो लिखे गए हैं, तो ये सब चीज़ें मिलकर ये टच स्क्रीन एज ए इनपुट डिवाइस यहाँ पर यूज़ आती थी। अब इसमें कुछ चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ। यहाँ से ही पिक्सल की बात करें तो पिक्सल मान लीजिए यहाँ पर स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। अब बहुत सारे पिक्सल मिलकर अपन को एक इमेज बनता है। अपन जब आप कोई भी इमेज को सबसे मैक्सिमम जूम पे कीजिएगा और स्मॉलेस्ट छोटी से छोटी साइज़ का जो बनता है जिसके अंदर पिक्चर एलिमेंट है इसको बोलें, तो छोटी से छोटी साइज़ का जो एक पर्टिकुलर एरिया में अपन बोलें डॉट, तो उसको अपन बोल सकते हैं पिक्सल। तो पिक्सल की फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है पिक्चर एलिमेंट इसके अंदर, ठीक है। रेजोल्यूशन की अगर अपन बात करें तो कितने पिक्सल जो होते हैं वो पर्टिकुलर एरिया के अंदर कितने पिक्सल जो मतलब स्ट्रक्चर्ड है, एक के पास एक है, तो नंबर ऑफ पिक्सल्स की अपन बात करें एक पर्टिकुलर एरिया में तो उसको अपन बोलते हैं रेजोल्यूशन कंप्यूटर के फॉर्म में। तो मैं इन चीज़ों को यहाँ पर क्लियर कराता हूँ। नेक्स्ट अपन बात करें लाइट पेन की। तो लाइट पेन जो है वो एक टचिंग ए सरफेस बेस्ड जो है वो इनपुट डिवाइस है। इसके अंदर बेसिकली ये लाइट पेन जो होता है लाइट को सेंस करके CRT डिस्प्लेस के अंदर यहाँ पर वर्क करता है। आप देख सकते हैं ये वायर्ड के अंदर एक पेन टाइप का है जिसके अंदर डिस्प्ले पर क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पर डिस्प्ले पे वो पर्टिकुलर एरिया को सेंस करके वह वर्क करता है। तो CRT की आपसे फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, कैथोड रे ट्यूब इसकी फुल फॉर्म होती है। ये एक तरीके से डिस्प्ले अगर अपन कहें, मॉनिटर कहें, उसका एक प्रकार है, जैसे कि LCD,
LED ये डिस्प्लेज होती हैं। इसी तरीके से पिछले जो पुराने टीवीज़ जो आते थे वो CRT बेस्ड टीवीज़ होते थे, जिनके पीछे एक ट्यूब सी निकली होती थी, ठीक है, जो जिनके अंदर वैक्यूम ट्यूब यूज़ आती थी पुरानी टीवीज़ की, यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ। तो ये भी एक इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें जॉयस्टिक की, तो ये गेमिंग के अंदर यूज़ आता है जॉयस्टिक। अगर अपन बात करें तो फ्लाइट सिमुलेटर के रूप में अगर अपन को फ्लाइट चलानी हो तो इस तरीके की गेमिंग डिवाइस है जो कि इनपुट प्रोवाइड करता है। तो इनपुट डिवाइसेस में बेसिकली किन किन तरीके से अपन इनपुट दे सकते हैं, तो अगर मान लीजिए फ्लाइट सिमुलेटर का काम करना है तो इस तरीके का इनपुट चाहिए। अब ये इनपुट जो है वो कीबोर्ड से तो हो नहीं सकता, तो इसलिए अपन यहाँ पर क्या करते हैं, बहुत सारे डिफरेंट इनपुट डिवाइसेस हैं, उनको अपन यहाँ पर पढ़ते हैं कि कंप्यूटर के अंदर अगर एज ए डेटा अपन दे रहे हैं तो कौन कौन से इनपुट डिवाइसेस को अपन यूज़ कर सकते हैं। तो जॉयस्टिक अपन कह सकते हैं कि गेमिंग के सेक्टर में यूज़ आती है, और फ्लाइट सिमुलेशन हो गया या नेविगेटिंग हो गया या रेसिंग के गेम्स हो गए, इस तरीके के गेम खेलने के लिए ये काम में आता है एज ए सिमुलेटर। गेम पैड की बात करें तो ये कंप्यूटर और कंसोल गेमिंग कंसोल को यहाँ पर जोड़ता है। आपने बहुत बचपन में गेम खेले होंगे तो इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं। इसके अदर नेम की बात करूँ तो गेम कंट्रोलर इसको बोलते हैं, जॉय पैड बोलते हैं, वीडियो गेम कंट्रोलर बोलते हैं। तो ये भी एक इनपुट डिवाइस है जो गेम खेलने के काम में आता है। अदर इनपुट डिवाइसेस की बात करें यहाँ पर, जो कि अगर मान लीजिए कंप्यूटर में डिजिटल इमेजेस को या वीडियो को कंप्यूटर में बाहर वर्ल्ड से अगर इंसर्ट कराना है तो इन डिवाइसेस का यहाँ पर यूज़ लेते हैं, जैसे कि डिजिटल कैमरा हो गया, वेब कैम हो गया, ऑप्टिकल स्कैनर हो गया, 3D स्कैनर हो गया, फिंगरप्रिंट स्कैनर हो गया और बारकोड रीडर हो गया। इसके अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको जाननी चाहिए उसके बारे में मैं यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले डिजिटल कैमरा के बारे में बात कर लेते हैं। तो डिजिटल कैमरा जो स्टोर करता है पिक्चर्स और वीडियो को और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में इंसर्ट कर देता है, फिल्म बनाने के काम में भी ये आता है। इनको 1975 में कोडेक के इंजीनियर थे स्टीव सेशन, इन्होंने क्रिएट किया था फर्स्ट एवर डिजिटल कैमरा। तो कोडेक कंपनी के द्वारा इसको इन्वेंशन इसका हुआ, स्टीव नाम के मतलब इन्वेंटर इसके थे स्टीव सेशन। अब बात करते हैं अपन वेब कैम की। वेब कैम एक हार्डवेयर कैमरा हो गया जो कि कंप्यूटर के अंदर लगा हुआ होता है और आप उसे इंटरनेट के माध्यम से या डेटा कंप्यूटर के अंदर एज ए पिक्चर या मोशन अगर अपन को लेना है तो उसके लिए ये यूज़ में आता है। अब देखिए यहाँ पर इसका एक लाइव एग्जांपल मैं आपको बताऊँ। जो आप जब भी आप एग्ज़ाम सेंटर पे जाते हैं आपका पहले इमेज वेरीफाई होता है, आपकी फ़ोटो खींची जाती है। IBPS बेसिकली इस चीज़ को करता है। तो वो सब चीज़ें हैं वो वेब कैम के द्वारा ही की जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं ऑप्टिकल स्कैनर की। ये जो स्कैनर जो होते हैं वो एक हार्डवेयर इनपुट डिवाइस होते हैं जो कि यूज़र को अलाउ करते हैं कि वह इमेज हो या कोई टेक्स्ट हो उसको कन्वर्ट कर सके डिजिटल फॉर्मेट में, डिजिटल फाइल में, और फिर उसको कंप्यूटर के अंदर उसको रीड कर सके या डिस्प्ले कर सके जो भी स्कैन उसने किए हैं ऑब्जेक्ट के रूप में। ये बेसिकली दो टाइप के होते हैं, फ्लैट बेड और हैंड हेड। यहाँ पर अपन बात करें फ्लैट बेड की, तो फ्लैट बेड जो होता है ये आप इमेज इस तरीके से देख सकते हैं। ये फ्लैट बेड है जिसके अंदर अपन स्मॉल फोटोकॉपियर की मशीन की तरह होता है ये, और यहाँ पर रिमेनिंग फ्लैट रहता है, स्टेशनरी रहता है, मतलब फिक्स रहता है ये ड्यूरिंग द स्कैनिंग। और अगर अपन बात करें हैंड हेल्ड स्कैनर की, तो यहाँ पर जो है इसके लिए इसको मूव करना पड़ता है। छोटे पेज या स्मॉल साइज़ के जो टेक्स्ट होते हैं उनको कन्वर्ट करने के लिए डिजिटल फॉर्मेट में इसका यूज़ किया जाता है। तो बेसिकली दो टाइप के जो होते हैं वो स्कैनर होते हैं, फ्लैट बेड और हैंड हेल्ड। नेक्स्ट अगर अपन बात करें स्कैनर्स की, तो 3D स्कैनर के अंदर इसके अंदर क्या होता है कि एक तरीके का डिवाइस होता है जो कि एनालाइज करता है रियल वर्ल्ड के ऑब्जेक्ट को और एनवायरनमेंट को टू कलेक्ट डेटा इनटू शेप पॉसिबल इट्स अपीयरेंस। जिस तरीके से वो दिख रहा है उसी शेप में अगर कंप्यूटर में डिजिटल वे में डेटा उसको कंस्ट्रक्ट करना है तो 3D स्कैनर का यूज़ करते हैं। ये 3 डायमेंशनल इमेजेस या ऑब्जेक्ट्स को कंप्यूटर के अंदर स्कैन करने के लिए या स्टोर करने के लिए काम में आता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं फिंगरप्रिंट स्कैनर। इसको फिंगरप्रिंट रीडर भी बोल देते हैं। ये वेरिफिकेशन के काम में आता है। आप सब ने देखा होगा कहीं ना कहीं, जैसे कि जब आप स्कैनिंग करते हैं अपना फिंगरप्रिंट, आधार कार्ड जब आपने बनाया होगा, जब आपने अपना फिंगर जो है, अपना थंब इम्प्रेशन जो दिया है वो फिंगरप्रिंट स्कैनर के माध्यम से ही दिया है। मैं कुछ इमेजेस आपको यहाँ पर इसकी बताना चाहता हूँ। आप देखिए, ये जो है वो 3D स्कैनर है।
और ये फिंगरप्रिंट स्कैनर के टाइप है जो आप देख सकते हैं सिक्योरिटी सिस्टम्स में यूज़ आते हैं, जो होम अप्लायंस के अंदर सिक्योरिटी सिस्टम हो गया या फिर बैंकिंग के अंदर ये यूज़ आता है। ठीक है, यहाँ पे जब आपने ये वाला डिवाइस आपने जब आधार कार्ड बनाया होगा तो उस तरीके से तब यूज़ किया होगा। तो इस तरीके से बहुत सारे फॉर्मेट के अंदर डेटा को अपन इनपुट कर सकते हैं। बारकोड रीडर भी एक तरीके का हार्डवेयर इनपुट डिवाइस होता है जो कि बारकोड्स को स्कैन करने के काम में आता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं एक बारकोड है, आपने कोई प्रोडक्ट की शॉपिंग करी होगी तो उसके अंदर अगर डेटाबेस के अंदर वो पहले एंट्री होती है कि किस तरीके के प्रोडक्ट्स होते हैं, वो पर्टिकुलर बारकोड वहाँ पर निश्चित रहते हैं तो उनको स्कैन करके वो प्रोडक्ट दे देते हैं। तो बारकोड रीडर भी एक तरीके का इनपुट डिवाइस होता है जो कि डेटाबेस से वैल्यू फैच करने के काम में आता है। उसकी डिटेल जो होती है बारकोड रीडर वहाँ पर सिस्टम को भेज देता है और इनपुट ले लेता है उस पर्टिकुलर कोड के लिए। नेक्स्ट है माइक्रोफोन। माइक्रोफोन एक तरीके का इनपुट डिवाइस ही होता है जो अपनी आवाज़ या साउंड को जो है वो कंप्यूटर को इंसर्ट करने के लिए, कंप्यूटर में साउंड डेटा जो है, ऑडियो डेटा जो है वो इंसर्ट करने के लिए काम में आता है। इनके जो इन्वेंटर थे वो थे एमिली बर्लाइनर। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो MIDI जो होता है इसकी फुल फॉर्म है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स डिजिटल इंटरफेस। ये इस तरीके का देखिए आप पियानो टाइप में है, ये कीबोर्ड ही कहते हैं इनको, है ना। ये क्या करते हैं, पियानो स्टाइल यूज़र इंटरफेस कीबोर्ड होता है जो कि MIDI सिग्नल्स को सेंड करने के काम में आता है कंप्यूटर को। MIDI का फुल फॉर्म होता है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स डिजिटल इंटरफेस। नेक्स्ट अपन बात करते हैं MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ये बैंकिंग के अंदर आप देखते हैं चेक है यहाँ पर, तो ये जो डिजिट है वो MICR कोड होता है। इसको ये MICR जो डिवाइस है इसके माध्यम से इसको वेरीफाई जो है वो किया जा सकता है, क्या ये लीगल है, क्या ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो है, यहाँ जो चेक है वो पूरा कोड जो है उसको वेरीफाई करता है। यहाँ पर जो इंक लगी हुई है ये मैग्नेटिक फील्ड में जो होती है वो रेस्पॉन्स करती है, तो इस तरीके से इसको वेरीफाई किया जा सकता है लेजिटमेसी को और ओरिजिनलिटी को कि वो चेक जो है वो ओरिजिनल है या नहीं है। मैंने यहाँ पर MICR कोड को भी दर्शाया है और किस तरीके की ये डिवाइस होती है इसके बारे में भी अपन देख सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मैंने सभी इनपुट डिवाइसेस को आपको जितने भी आपको पता होना चाहिए बेसिक मैंने आपको यहाँ बताया, क्योंकि इसमें से क्वेश्चंस जो है वो ज़्यादातर आपसे पूछे जाएंगे कोई इन्वेंशन के या इनमें से कौन से इनपुट डिवाइसेस है या नहीं है, इस तरीके के क्वेश्चंस जो होते हैं वो इनसे पूछे जाते हैं।